हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में रदरफोर्ड के मॉडल के लिमिटेशंस के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, कि क्या उन्होंने बोल दिया, क्या रदरफोर्ड साहब ने बोल दिया जिसके वजह से उनका मॉडल ही पूरा का पूरा फेल कर गया। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने एक पॉइंट बताया था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यही बात उनकी जो है वो, यही जो बात वो बोले जिनके वजह से उनका मॉडल जो है वो फेल कर गया। ठीक है, तो मैक्सवेल साहब, आप जानते ही हो कि मैक्सवेल साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जितना भी मैग्नेटिज्म आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, सारा का सारा जो है वो मैक्सवेल साहब का ही देन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आपकी बात सही है, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, और वो भी सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, सर्कुलर, अगर ऐसा होता है, आपकी बात सही है, अगर ऐसा होता है तो मैं भी एक कुछ निकाल कर रखा हूँ, एक्सपेरिमेंट किया हूँ जिससे कि कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो वो क्या करेगा, हमेशा अपना एनर्जी रेडिएट करते रहेगा। और अगर एनर्जी अपना हमेशा वो रेडिएट करता रहेगा तो क्या करेगा, क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी जब हमेशा एमिट कर रहा है तो एनर्जी एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप मतलब कि एक आप हो और आप जो है किसी से युद्ध कर रहे हो। ठीक है, आप जो है भरपूर मात्रा में खाना पीना ले रहे हो, और ये दूसरा वाला बंदा है जिससे कि आपको क्या बोलते हैं, कंपटीशन करना है, उसको बेचारा को खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका तो एनर्जी खत्म होते जाएगा। ये आपके साथ वो रेसलिंग में उतरा है या जो भी कंपटीशन में उतरा है, ये रेसलिंग में ही उतरा है मान लो कि, तो आपको सब कुछ मिल रहा है भरपूर मात्रा में और इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इसका एनर्जी तो खत्म होता जाएगा, क्योंकि इसको आपके साथ कंपटीशन भी करना है, तो इसका एनर्जी खत्म होता जाएगा और आपके पास हमेशा एनर्जी बरकरार रहेगा। तो क्या होगा, ये तो एक टाइम आएगा कि ये बेचारा हार जाएगा आपसे। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमेशा रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो अगर न्यूक्लियस भी क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, ये इस तरह से मैं बना रही हूं। न्यूक्लियस क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। दोनों चार्ज्ड पार्टिकल एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव कर रहा है, तो इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी चार्ज्ड पार्टिकल है और ये भी चार्ज्ड पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये बात किसने बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे, तो वही मैक्सवेल साहब ने बोला कि ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ऐसा होता है कि अगर दो चार्ज्ड पार्टिकल एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी एमिट करता जाएगा। तो एमिट करता जाएगा तो वो जो है अपना वो रेडियस, अपना जो ऑर्बिट है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, एनर्जी खत्म होगा तो थोड़ा क्लोजर क्लोजर आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, यानी कि एटम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब कि उन्होंने क्या बोला, कहने का मतलब मेजर ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, तो चलिए इसी को लिख लेते हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। फर्स्ट लिमिटेशन उनका क्या है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल के कौन सा थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन सा क्या बात होता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज पार्टिकल in motion under the influence of another charged particle, दूसरे चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी in the form of रेडिएशन के तौर पे, यानी कि रेडिएशन के रूप में वो एनर्जी को अपना एमिट करता जाएगा। तो इसका एनर्जी खत्म होता जाएगा तो क्या होगा, इसका जो है अब जो है ये इस सेम पाथ पे वो मूव नहीं कर पाएगा। अब जो है वो यहाँ से खिसक कर ये जो है इस तरह से आएगा, इस तरह से आते आते वो क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी खत्म होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन दिए कौन, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। तो क्या कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के रूप में जो है वो एनर्जी अपना एमिट करता जाएगा। अब जो है जब एनर्जी एमिट करता जाएगा तो क्या होगा, ये तो उनका ये मैक्सवेल साहब का स्टेटमेंट था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो अपना एनर्जी एमिट करता जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं सिंस क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर चार्ज पार्टिकल, सिंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, since electron is a charged particle, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, विल, तो ये क्या करेगा, ये भी एनर्जी एमिट करेगा। सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विल एमिट एनर्जी, हमेशा क्या करेगा, एनर्जी एमिट करता जाएगा। सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बोल सकते हो, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी भी किसके अति से, क्या बोलते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड मूव्स या मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, एंड मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट ऑल्सो एमिट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और मूव कर रहा है किसके अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो एमिट एनर्जी in the form of radiation, emit energy in the form of radiation, ये क्या करेगा, अपना एनर्जी एमिट करता जाएगा कंटिन्यूअसली
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी अपना एमिट करता जाएगा। एंड इफ इट डज सो, अगर वो ऐसा करता है तो क्या हो जाएगा, इफ इट डज सो, ऐसा अगर करता है तो क्या हो जाएगा, देन इट कांट मेंटेन द रेडियस, it can't maintain the radius of its path, इसका ये जो है अपना रेडियस का जो पाथ, जिस पाथ पे ये मूव कर रहा था उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। एंड इट विल fall into the न्यूक्लियस, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ, स्पाइरल इस तरह से, स्पाइरल पाथ, फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ, मेकिंग द एटम अनस्टेबल। अब जो है अगर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या ये रह पाएगा एटम, नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये जो है एटम के उनके स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है कि क्या बोला था उन्होंने, क्या उनका ड्रॉबैक था कि ये जो है अपने ये एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यही उनका स्टेटमेंट, इस तरह से एक्सप्लेनेशन ये हो गया ये स्टेटमेंट का कि कैसे उनका जो है वो ये स्टेटमेंट फेल किया, तो उसी का ये एक्सप्लेनेशन रहा। ठीक है, सेकेंड जो ड्रॉबैक था उनका वो क्या था, ये तो रहा फर्स्ट ड्रॉबैक की वो जो है एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, तो सेकेंड ड्रॉबैक उनका ये था कि रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड मॉडल या फिर हिज मॉडल ऐसे ही लिख दो, his model could not explain the discontinuous nature of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिसकंटिन्यूअस नेचर को भी वो नहीं बता पाए, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या किए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी डिसकंटिन्यूअस नेचर। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ कि जैसे आप विबजियोर पढ़ते हो, ठीक है, तो विबजियोर में क्या होता है, इस तरह से विबजियोर का जो स्पेक्ट्रम होता है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस, एक के ऊपर एक बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है इसका ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, वही जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आप देखोगे तो ये इस तरह से बैंड होता है इसका, एक लाइन यहाँ पे, ये मान लो कि ये है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, इस तरह से रहेगा, वायलेट यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, येलो यहाँ पे, रेड यहाँ पे, इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये जो है स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है। वही अगर ये विबजियोर की बात करेंगे तो ये क्या है, ये स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। वही हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो आप, मैं बता रही हूँ बार बार, ये आपको 11th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे, तो ये जो है स्पेक्ट्रम वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यही ये डिसकंटिन्यूअस नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, वही नेक्स्ट एक दूसरा और जो था लिमिटेशन वो क्या था कि he had proposed
that electron revolve around the nucleus in fixed orbit. Sorry, fixed orbit तो ये नहीं बोले थे. He proposed that electron revolve around the nucleus in any orbit. कोई भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ठीक है. However, and also ये लिखो, he had proposed that electron revolve around the nucleus in any orbit, and also he did not, ये तो कोई फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है ये नहीं बता पाए थे, कोई भी ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है, ये बताए थे. और दूसरा ये भी बोले थे he did not स्पेसिफाई, ये भी स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे कि कौन से ऑर्बिट में या कौन से ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, ये भी नहीं बता पाए थे. ही डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट. प्रत्येक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये बात उन्होंने नहीं करी थी. कोई भी ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है, और कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ये बात वो नहीं बता पाए थे, ठीक है. तो ये रहा आपका लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. अगले मॉडल में अगला जो है वो नील बोर ने अपना मॉडल दिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया और इनका बात को कैसे उन्होंने जो है वो बोले कि ये जो मॉडल है वो गलत है, वो मैं बता रही हूँ. तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या होता है कि बोहर ने क्या किया, नील्स बोर ने, कि जो रदरफोर्ड साहब ने बोले थे उनके मॉडल को थोड़ा, वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उनके स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करके इन्होंने क्या बोला वो चलिए हम लोग देखते हैं. तो रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, लेकिन सर्कुलर पाथ में. ओनली उन्होंने क्या बोला था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. उसी को इन्होंने क्या बोला नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वो जो है वो एक क्लोज सर्कुलर पाथ पे जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है. और उस क्लोज सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ऑर्बिट या शेल बुलाते हैं, ठीक है. तो बात उन्होंने भी यही बोला था कि सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, लेकिन वो क्या बोले कि स्पाइरल पाथ बनाते हुए, इस तरह से बनाते हुए, स्पाइरल पाथ बनाते हुए वो रिवॉल्व करता है. जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करता है ये सन के अराउंड, वैसे ही प्लैनेटरी मोशन की तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ही बताया कि जैसे प्लैनेट मूव करता है सन की तरफ, सन के चारों ओर, उसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हमारा अपना न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है. लेकिन नील्स बोर ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोज सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है. तो उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था. सेकंड में क्या बोले उन्होंने कि जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसमें उसका जो ऑर्बिट होता है वो फिक्स होता है, दैट इज इट हैज फिक्स एनर्जी. यानी कि जितना भी ऑर्बिट प्रेजेंट होता है सबका अपना अपना एनर्जी होता है, यानी कि सब जो है सारे ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है, ठीक है, और उसी पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है. और उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस खास ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है. अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, यानी कि यहाँ पे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तो ऐसे इस तरह से ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. ये सारी बातें उन्होंने की. और क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन
जिस पाथ पे, जिस सर्कुलर पाथ पे, जिस ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। और कुछ खास बातें उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो उसके पास सबसे कम एनर्जी होगा, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या होगा, एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। यानी कि ग्राउंड स्टेट में लोएस्ट एनर्जी हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब ही क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, यानी कि स्टेबल स्टेट है वो। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी स्टेट अदर देन ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि वो जो है एक्साइटेड स्टेट में चला इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब, और मैं आगे बताती हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं जो अभी तक का जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट उनका था नील्स बोर का। पहला स्टेटमेंट क्या था कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर में क्या है प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ द एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, एंड इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a closed circular path, ठीक है, स्पाइरल, बस सर्कुलर पाथ पे नहीं, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व करता है, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इसको क्या बुलाते हैं, नोन एज शेल बुलाते हैं या फिर ऑर्बिट बुलाते हैं, नोन एज शेल और ऑर्बिट्स, ठीक है। जिस सर्कुलर पाथ पे, जिस क्लोज सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, उस पाथ को क्या बुलाते हैं हम लोग, तो शेल या फिर ऑर्बिट बुलाते हैं उसको, और ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट क्या होता है, इन ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी फिक्स होता है, प्रत्येक ऑर्बिट का अपना एनर्जी क्या होता है, तो these orbits are known as stationary orbit। stationary का मतलब having fixed energy। these orbits are known as stationary orbits। stationary orbits बुलाते हैं इनको, that is स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, हैविंग फिक्स एनर्जी, हैविंग फिक्स एनर्जी। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब कि उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, तो फिक्स है, ठीक है, हैविंग फिक्स एनर्जी। एंड उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, फिक्स है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या फिर अंदर आएगा, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर जाएगा या फिर बाहर वाली ऑर्बिट से, यानी कि न्यूक्लियस की ओर आएगा, न्यूक्लियस से दूर जा सकता है या फिर न्यूक्लियस की ओर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब क्या होगा, तो इसमें देखते हैं, हैविंग फिक्स एनर्जी एंड unless or until electron revolves in any stationary orbits, it neither loses energy, it neither loses energy
नॉर गेन्स एनर्जी। जब तक वो अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है तब तक ना ही वो एनर्जी लूज करता है और ना ही वो गेन करता है, यानी कि उसका एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नाइदर गेन्स एनर्जी, तो ना ही एनर्जी गेन करता है ना ही लूज करता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट मैं बता रही हूँ कि एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जैसे ही डिस्टेंस उसका इंक्रीज करेगा क्या होगा, एनर्जी उसका बढ़ता जाएगा। इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, उसका एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज, अगर मान लो यह E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड E3 इज ग्रेटर देन E2, बढ़ते 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 यानी कि E इन्फिनिटी जब होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। E1 जैसे जैसे न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, और जो इन्फिनिटी पे जो वैल्यू होता है एनर्जी का वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू जो होता है 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए एनर्जी का जितना भी वैल्यू होता है वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि एनर्जी का वैल्यू हमेशा 0 में होता है, नेगेटिव में होता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो भी पीछे रहेगा, ठीक है, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसका एनर्जी जो है वो बढ़ता जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा कि जितना भी अवेलेबल ऑर्बिट प्रेजेंट है तो कौन से ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ये जो है आउट ऑफ इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स electron will revolve in only those orbits in which, जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, h/2π। ठीक है, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, उसी में जो है क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अन्यथा रिवॉल्व नहीं करेगा। तो देखिए, जिसमें कि इसको और क्या लिख सकते हो, ये जो वैल्यू होता है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि कह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, NH/2π। ठीक है, जहां पे n जो है वो क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है कितना का, h/2π का। तो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इंटीजर जो है वो n है, तो n यहाँ पे क्या है, वेयर n इज क्या है, इंटीजर है।
एन जो है इंटीजर है, और एन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो शेल नंबर। एन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, हमारा शेल नंबर डिनोट कर रहा है। इसी चैप्टर में मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में कि क्या होता है, वो जब क्वांटम नंबर का भी कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा दे दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि शेल नंबर क्या होगा, सबके बारे में मैं बता दूंगी। शेल नंबर डिनोट कर रहा है जहां पे अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 का मतलब कौन सा सेल होगा, तो k सेल होगा, ठीक है। अगर n इक्वल्स 2 लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा सेल हो जाएगा, हमारा l सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू अगर 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m शेल हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n शेल हो जाएगा। तो KLMN ये, और ये जो होता है अगर हम n का वैल्यू a नहीं लिख सकते हैं, 3/2 इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कि इसका वैल्यू या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से n का वैल्यू यहाँ पे आएगा हमारा। चलिए आगे चल देखते हैं कि क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो 5th पॉइंट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता रहता है किसी भी कोई भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है, जो मैं बताई थी इसके पिछले में, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में, कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स से जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर ना गिरता है, वो कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो जो है अपने ऑर्बिट में वो फिक्स रहता है, ठीक है, वो इससे टकरा नहीं पाता है, यानी कि न्यूक्लियस में आकर नहीं गिरता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहता है, जिसके वजह से जो है वो दोनों एक दूसरे में टकरा नहीं जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर नहीं जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि while revolving the electrostatic force, ये किसके बीच होता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच काम कर रहा है, तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कौन सा, न्यूक्लियस, इसके बीच में ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। while revolving the electrostatic force between यहीं पे मैं लिख देती हूँ, the electrostatic force between electron and nucleus provides, क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ये जो फोर्स है वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आकर गिर नहीं जाता है, यानी कि दोनों अपने अपने जगह पे रिवॉल्व करता रहता है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको और क्या लिख सकते हो, एफ सी इक्वल्स एफ ई, यानी कि बैलेंस हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये रहा हमारा, ये रहा अपना कौन सा, बोहर का मॉडल, ठीक है। बोहर ने क्या क्या बताया और किस वजह से जो है वो उनका जो मॉडल था रदरफोर्ड का वो फेल किया, और क्या एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया, ठीक है। और उसके आगे इन्होंने क्या बताया कि क्या उनकी कमी थी रदरफोर्ड की, और उसको करेक्ट करके इन्होंने क्या बताया। तो ये रहा इनका बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। धन्यवाद।